मोदी मीडिया, मैं कहता हूं 47 से लेकर आज तक यहाँ भी धरना दिया और कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। उस चीज़ की किसी भी राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया में न्यूज़ नहीं आना, इसको आप क्या कहेंगे? चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। एक स्तंभ का तो आपने मर्डर कर दिया। चौथा स्तंभ आज के दिन हिंदुस्तान में नहीं है। किताब में पढ़ाने के लिए डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। जो उससे भजनलाल के लड़के ने शादी कर ली, इतना दिन के बाद उस हीरोइन ने शादी कर ली, उस हीरोइन के ये कपड़े थे, उसका ये ड्रामा था। तो सुबह शाम को आप टीवी कर हीरो के बेटे के साथ किसकी चक्कर चल रहा है, वो आएगा। एक आ रहा है यूपी में, उसको इतना दिन किसी ने बढ़ने दिया। जो उसका था उससे बड़ा तो कोई डकैत ही नहीं था, सारे MLA मारने सारा। और आज पूरे दिन वो न्यूज़ आ रही है कि यदि ऑफिसर को सर्विस पेंशन, डिस्पैलिटी पेंशन 4 लाख रुपया देते हो तो हमें भी 2 लाख रुपया दे दो। और जो देश के लिए शहीद हो गए, 2 लाख ही मांग रहे हैं, उनसे आधा दे दो। जो देश के लिए शहीद हो गए उनकी विधवा की पेंशन तो तुम पूरी दो, लास्ट पेड रहा इंक्लूडिंग राशन मनी। कुछ तो रेशो होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार, सबसे बढ़िया सरकार अपने गुप्तचर से सही राय लेकर उसको सुनकर निवारण करे। अब 3 अप्रैल को हिंदुस्तान के 772 जिलों के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार फौजियों ने कलेक्टरों को मेमोरेंडम दिया है। और कोई सरकार कहेगा हमें मालूम नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा वो सरकार चलाने के लायक ही नहीं है प्रजातंत्र के हिसाब से। 772, 1947 के बाद ऐसा जुलूस नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार। लगातार 1 रैंक 1 पेंशन के विरोध में और या अमेंडमेंट के लिए यहाँ पे लगातार पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है जंतर मंतर पे। और उसी क्रम में मैंने बताया कि 2 महीनों से लगातार ये लगे हुए हैं, पिछले 20 फरवरी से करीब। हमारे साथ जो पूर्व सैनिक खड़े हैं, ये राजस्थान चूरू से आए हुए हैं और इस जंतर मंतर पे खड़े होकर के अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं, OROP में अमेंडमेंट का हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन में जो भी सुधार करने की जरूरत है, उसकी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट चूरू राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, आखिर क्या ये वजह है कि सरकार आज के वक्त में ये सुनने को राजी नहीं है? आप लोग पूर्व सैनिक हैं, देश की सेवा करी है, एक लड़ाई तो देश के लिए लड़ी, एक लड़ाई अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। नहीं, इसमें सबसे पहले आप OROP 2 के बारे में बात कर रहे हैं, मैं OROP 1 की बात कर रहा हूँ जो 1 जुलाई 14 में लागू करी गई थी। OROP की आवाज़ उठी थी जो कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं उनके लिए। सबसे कम उम्र में रिटायर्ड होता है कि फौज के कारण, फौज में डिसेबल हो जाता है, फौज के कारण या लड़ाई में, वो 2 साल नौकरी के बाद या 5 साल नौकरी के बाद या 7 साल नौकरी के बाद या 10 साल नौकरी के बाद। पहला तो वो। उसके बाद रिजर्व पिछले 20 साल से बंद कर दिया। आज का रिजर्व नहीं, पुराने हैं अभी जो 85 साल से ऊपर वाले को 5-10% है। उन्होंने 62 और 65, 71 की तीनों लड़ाई लड़ी। वो 8 साल के बाद पेंशन आता है, फिर साल में 2 महीना बुलाते हैं। 14 साल गए, 15वें साल भी नहीं गए तो उसकी पेंशन नहीं होगी, पूरी 15 साल तक जाना पड़ता है। उसके बाद फौजी की विधवा। आवाज़ इनके लिए उठी थी, उनको 1 रैंक 1 पेंशन घटा दी गई है। मैं आपको सॉलिड एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि एक 17 साल के सिपाही की एक पेंशन होती थी, कोई भी पेंशन हो, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन से होता है। 15 साल वाले एक सिपाही की पेंशन होती थी, वही पेंशन विधवा की होती थी, वही रिजर्व की होती थी, वही मेडिकल बोर्ड वाले की होती थी। 1 जुलाई 2014 के बाद एक सैनिक की 15 साल वाले की पेंशन है 17,300 के आसपास, विधवा की पेंशन 17,300 होनी चाहिए थी, उसकी घटाकर 9,000 रुपया कर दी, जो कम से कम पेंशन पूरे भारत सरकार में है, घटा दी। उसके बाद रिजर्व की पेंशन घटा दी। उसके बाद उस मेडिकल बोर्ड वाला जो 15 साल नौकरी नहीं करके आता, उसको सर्विस एलिमेंट हमें सिपाही के बराबर मिलता था, वो भी घटा दिया, और उसकी डिस्पैलिटी एलिमेंट भी घटा दिया। सबसे बड़ा धोखा तो ये हुआ है। इसका कैसे धोखा हुआ कि 58,000 करोड़ रुपया OROP में खर्च किया गया, उसका 57% अमाउंट 3% आर्मी ऑफिसर को गया और 30%
43%, 97% को दिया गया। इसमें वो क्या कहते हैं, सबसे कम उम्र वाला मेडिकल बोर्ड, सिपाही, रिजर्व और फौजी की विधवा की पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन में घटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अभी रूलिंग दिखा सकता हूँ, संवैधानिक बेंच की रूलिंग आप है। सही कह रहे हैं। देखिए, आप देश के सैनिक हैं, मैं आपकी किसी भी बात पे शक नहीं कर रहा हूँ कि दिखाने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा जरूर हुआ होगा, तभी तो आप कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिनकी फौज की वीरांगनाएं जिनकी आप बात करें, जिनकी पेंशन घटा दी गई है, क्या सरकार को ये नहीं पता कि जिनके जो हस्बैंड थे, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस देश में जो जवान, खास करके जो फौजी जवान है ना, उनके घर के हालात कैसे होते हैं। मेरे को मालूम अच्छी तरीके से। उस हालात के से लड़ते हुए किसी तरह से वो फौज में जाता है, भर्ती होता है और फिर जाके देश की सेवा करता है। उस बीच में कोई ऊंच नीच हो जाता है, उसके बाद उसके घर में बहुत सारे घर में कोई कमाने वाले भी नहीं बचे होते हैं। पूरी परिवार उसी पेंशन पे डिपेंडेंट होती है कई बार। चाहे उस फौजी का अगर बच्चा होगा कोई, तो वो भी उसका पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब उसी पे निर्भर करता है। लेकिन क्या ये घटाना, क्या ये सरकार को ये चीज़ें पता नहीं है? महंगाई कहाँ है, सब कुछ कहाँ है आज के वक्त में, और उस वक्त में पेंशन बढ़ाने की बजाय कम करना, तो किस न्याय संगत के तहत ये किया गया? नहीं, आप एक चीज़ देखिए, जब फौजी शहीद होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री, पूरा मीडिया में इतनी जबरदस्त की जाती है। अब मैंने बताया कि विधवा की पेंशन घटा दी। फौज में 4 पेंशन प्रकार की होती है फैमिली पे। एक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, एक सिपाही पेंशन आ जाता है या गुजर जाता है उसकी डिसेबिलिटी होगा, दूसरी स्पेशल फैमिली पेंशन। मैं खाली विधवाओं की बता रहा हूँ, अभी डिसेबिलिटी की भी बताऊंगा। मैं खुद डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा हूँ, मुक्त भोगी हूँ। उसको बोलते हैं स्पेशल फैमिली। फौज के कारण डेथ होती है, उसको स्पेशल फैमिली पेंशन है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30% है, वो 60% मिलती है। उसके बाद एक इनहेंस पेंशन है, रिटायरमेंट से 1 साल 2 साल, उसको 10 साल तक 60% मिलती है, उसके बाद कम हो जाती है। एक वार विडोज पेंशन, जो लड़ाई में इन्हें में मर जाता है, उसकी उससे डबल होती है। अब इन्होंने 9,000 पेंशन कर दी। आज उसकी 17,300 रुपया पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती, स्पेशल फैमिली पेंशन होती 34,600 रुपया, और वार विडोज की पेंशन होती 68,000 होती है। होती अभी कितना है? रूल में होती। अच्छा। इन्होंने ये 1 जुलाई 14 के बाद जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन घटा दी, तो स्पेशल फैमिली पेंशन भी नहीं बढ़ाई, वो भी घटा दी, और वार विडोज की पेंशन भी घटा दी। वार विडोज का मतलब है आज के दिन एक सिपाही का टोटल उसकी सैलरी कितनी है, इंक्लूडिंग डीएर, महंगाई, राशन मनी, उसकी वाइफ को 4 लाख मिलना चाहिए। 1972 का वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है। 18 दिसंबर 1972 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में घोषणा की थी। वो लेटर है कि 1947 तक तो होता है, उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी। अब मोदी जी ने कहा 1 रैंक पेंशन दे दी। मैं भी कहती हूँ दिए, पैसा तो दिया है। किसको दिया है? जिनके लिए आवाज़ उठी थी उनकी हटा दी, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए थी? भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि जो आदमी आर्मी ऑफिसर 33 साल 32 साल सर्विस करके, 32 से 40 साल तक सर्विस करके, और जो आदमी 55 से 60 साल तक नौकरी करता है, उसका पेंशन का 1 रैंक 1 पेंशन तो उसको दी थी ना, जिसको 30 साल और 28 साल में आता उसको मिलनी चाहिए थी। ये 1 रैंक 1 पेंशन उनको दी है, उनको दी है जिसको नहीं मिलनी चाहिए थी। वार OP2 में 28,000 रुपया करोड़ बजट बताते हैं। हमारे जो 97% को 10%, 97% को 10% और 90% उन आर्मी ऑफिसर को दिया है। अब आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा हूँ। पहले सिपाही से हवलदार तक एक रेट फिक्स थी, घटा नहीं सकते। मैं कोर्ट में जाऊँगा, जीतूँगा। पहले भी इन्होंने डिसेबिलिटी का 96 में ऑर्डर निकाला, तो 96 वाले के बाद 50, 75, 100% मिलेगी, पुराने वालों के लिए नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया, वो सबको मिल गई। पहले हमें पेंशन DA नहीं मिलता था, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया हुआ है। मैं NXC का प्रवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है। 2 फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी। मैंने फौज में नौकरी करी, 15 साल सिविल में आकर नौकरी करी। मैंने मरने के बाद वाइफ को बोलते हैं 1 ले लो, वो भी हम कोर्ट से लेकर आए। पहले मैं मेडिकल बोर्ड आ गया, मेरी ये टांग काट की, डॉक्टर ने लिख दिया 80%। इलाहाबाद में एक डॉक्टर कहेगा 25%। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिस डॉक्टर ने लिख दिया आप कम नहीं करोगे।
आपको बड़ा अच्छा मैं एक बात बताता हूँ। आप लद्दाख में नौकरी करते हो, आजकल वातावरण खराब है। 20, 30, 40 साल पहले लद्दाख का वातावरण ऐसा था, कोई भी फौजी 3 साल रहता तो नपुंसक हो जाता था। यस, उसको बोट से घर भेज देते थे। यदि आप रेगिस्तान में चले गए, क्या वजह थी उसकी नपुंसक होने की? वो हवा का वातावरण। आप लद्दाख इसमें कच्छ में चले गए तो दमा हो सकता है, वहाँ का दलदल है, ये है, वो है। आप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर चले गए, टेम्परेचर 55 है, अखबार में नहीं लिखते। उसको भी अब टीबी, दमा, इम्पोर्टेंसी, ये बीमारी तो है। इलाज तो कराओगे, क्यूरेबल है। आपने आके इलाज करा लिया, पहले 2 साल के बाद री मेडिकल बोर्ड होता था। 2 साल के बाद गए, अरे आपकी तो टीबी ठीक होगी, आपकी तो दमा भी ठीक हो गया, आपकी पेंशन बंद, नौकरी भी गई और पेंशन भी बंद। सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक बार जो आपने पेंशन दी वो फॉर लाइफ जवान को मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद घटा देते थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोबारा री मेडिकल बोर्ड नहीं होता आजकल। फॉर लाइफ जो डॉक्टर ने लिख दिया वो देगा। बीमारी बढ़ती है तो इंडिविजुअल प्रार्थना पत्र देगा, मेरी बीमारी बढ़ गई, तब ये री मेडिकल बोर्ड का एक बार उसकी बीमारी, उसकी डिस्पेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। ये है डिस्पेबिलिटी का हिसाब। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। मेरे को 15 साल वाला का सिपाही हो या 20 साल का हौलदार हो, सिपाही से हौलदार तक एक अमाउंट मिलता था। जेसीओ को एक, नायब सूबेदार से लेकर, और ऑफिसर का एक अमाउंट। वन रैंक वन पेंशन में एक टेबल निकाला कि ओआर का 12,000, हौलदार तक 12,000, जेसीओ का 17,000, ऑफिसर का 27,000। 100% डिसेबिलिटी में। लड़ाई में इसका डबल रेट है। लड़ाई मर जाता, डिसेबल हो जाता तो उसकी डबल रेट हो जाती है। उसने इस पेंशन को भी मेरे 12,000 से घटा कर 8,000 रुपये ला दिया। मुझे दुख नहीं, ऑफिसर को क्यों दे दिया? दे दो, अरे और दो। दुनिया कहती है ऑफिसर को दे दिया, देना चाहिए, मिलना चाहिए। ऑफिसर को 27,000 न बढ़ा कर ऑफिसर की पेंशन तो 1 लाख और 1.5 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन, और मेरी 12,000 से घटा कर 8,000। दुख ये है कि यदि ऑफिसर को सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन 4 लाख रुपया देते हो तो हमें भी 2 लाख रुपया दे दो। और जो देश के लिए शहीद हो गए, 2 लाख ही मांग रहे हैं, उनसे आधा दे दो। जो देश के लिए शहीद हो गए उनकी विधवा की पेंशन तो तुम पूरी दो, लास्ट पे ड्रा इंक्लूडिंग राशन मनी। कुछ तो रेशो होना चाहिए, रैंक और प्रमोशन सब होना चाहिए। सर देखो, आप सारी बात आपने पूरी पेंशन एक्सप्लेन कर दी, जनता के समझ में आ जाएगी। अब ये मुझे मुद्दा ये है कि सारे दर्द आपने बयां किए, उस दर्द की दवाई ढूंढने के लिए आप लोग लगातार सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस महीनों से अलग अलग राज्यों में और जंतर मंतर पे कर रहे हैं। जिसको दवा देनी है वो सुनने को राजी नहीं है। आखिर ऐसा वजह क्या है? देखो मैं बताऊं, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, पहले राजा महाराजाओं की हो, राजा महाराजा अपने गुप्तचर रखते थे, रात को भेष बदली करके घूमते थे, नंबर 1। ये भी सरकारें, इनके पास अपने गुप्त वो आईबी वाले हैं, गुप्तचर हैं, पुलिस के गुप्तचर भी हैं, रिपोर्ट तो सारी लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, सबसे बढ़िया सरकार, अपने गुप्तचर से सही राय लेकर उसको सुनकर निवारण करे। अब 3 अप्रैल को हिंदुस्तान के 772 जिलों के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार फौजियों ने कलेक्टरों को मेमोरेंडम दिया है, और कोई सरकार कहेगा हमें मालूम नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा वो सरकार चलाने के लायक ही नहीं है प्रजातंत्र के हिसाब से। 772, 1947 के बाद ऐसा जुलूस नहीं हुआ। बड़े बड़े जुलूस आए। 772 जिलों में कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के वहाँ मेमोरेंडम दिया, और हर जुलूस में कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 तक फौजी। किसी ने देखा क्या? किसी को दिखाया गया? किसी भी न्यूज़ चैनल पे, नेशनल टीवी पे आपने देखा? जिसका जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं, क्या ये जो कह रहे हैं 772 जिलों में किसी एक जिले की भी रिपोर्ट आई कि फौजी पहुंचे आज वहाँ पे मेमोरेंडम देने के लिए? नहीं दिखता साहब। अच्छा देखिए, आपका ये नासिक से बॉम्बे एक जुलूस निकला था किसानों का, 200 किलोमीटर है ना। किसानों का इतना डिसिप्लिन था, किसी को उन्होंने परेशान नहीं किया। हमारा डिसिप्लिन 772 को दिया, फौजियों ने बदतमीजी नहीं, गाली गलौज नहीं, अनुशासन, लाइन में जाकर उदाहरण पेश करके मेमोरेंडम दिया। अब उसके बाद लोग कहते हैं मोदी मीडिया। मैं कहता हूँ 47 से लेकर आज तक
यहाँ भी धरना दिया और कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। उस चीज़ की किसी भी राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया में न्यूज़ नहीं आना, इसको आप क्या कहेंगे? चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। एक स्तंभ का तो आपने मर्डर कर दिया। चौथा स्तंभ आज के दिन हिंदुस्तान में नहीं है। किताब में पढ़ाने के लिए डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। जो उससे भजनलाल के लड़के ने शादी कर ली, इतना दिन के बाद उस हीरोइन ने शादी कर ली, उस हीरोइन के ये कपड़े थे, उसका ये ड्रामा था। तो सुबह शाम को आप टीवी कर इस हीरो के बेटे के साथ किसकी चक्कर चल रहा है, वो आएगा। एक आ रहा है यूपी में, उसको इतना दिन किसी ने बढ़ने दिया। जो उसका था उससे बड़ा तो कोई डकैत ही नहीं था, सारे MLA मारने सारा। और आज पूरे दिन वो न्यूज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ जो 1962, 65, 71 की 15% विधवा, कारगिल की 20% आज जिंदा हैं, अरे उसकी बात भी तुम मीडिया वाले उठा दो, बहुत बढ़िया बात। उसको भी आप उठा कर लागू कर दो। और सरकार को भी सुनना चाहिए, ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।